आइए क्लास 12 बायोलॉजी लेसन नंबर 11 के तहत एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए अंदाज के साथ। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपकरण बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो पहले तो ये जानिए कि आखिर आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं। तो आप इसमें कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा किसी जीव के जो जीन होते हैं उसमें बदलाव कर दिया जाता है। अगर खराब है तो या तो उसको निकाल दिया जाता है या उसको सुधार कर दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। माने कहने का मतलब है कि मान लो कि हमारे पास कोई एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, इसके अंदर जीन पाए जाते हैं। अगर जीन में खराबी आ गई है, उस जीन को उस कोशिका से बाहर निकाल दें या अलग से अच्छे कोशिका से जीन इसमें ले आकर डाल दें, तो उसी को हम लोग कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब बात इसमें ही आती है कि सर अगर आप किसी दूसरे जीव से, अगर मान लो कोई दूसरा जीव है यहाँ पर, इस जीव से अगर आप लेकर आ रहे हैं जीन को, इसके अंदर डाल रहे हैं, तो आखिर इस जीन को डालने के लिए कितने उपकरण की आवश्यकता होती है। क्यों ऐसा, इस कोशिका से जीन अगर इस कोशिका में आप डालते हैं तो कितने प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें मुख्य रूप से दो प्रकार के उपकरण के होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवांशिक जो अभियांत्रिकी में कितने प्रकार के उपकरण होते हैं, तो दो। एक होता है एंजाइम और एक होता है वाहक या संवाहक। हालांकि एंजाइम के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं विस्तार पूर्वक, लेकिन फिर भी अगर एंजाइम की हम बात करें तो अगर इसकी चर्चा करना चाहे तो हम लोग कर भी सकते हैं। कि देखिए हमने एंजाइम में क्या क्या चर्चा किया था। एंजाइम का मतलब होता है कि देखिए इसमें जो सबसे पहला जो बिंदु होता है एंजाइम की अगर बात करें तो उसका नाम होता है एंजाइम। अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी में एंजाइम का आखिर कार्य क्या होता है, तो देखिए बाबू, आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक में विभिन्न एंजाइम जैसे विदलन एंजाइम, ठीक है ना, और इसमें प्रतिबंधन या क्लेथेज एंजाइम या एक्सोन्यूक्लियस या एंडोन्यूक्लियस, तीन भागों में इसको हम लोग बांट देते हैं। उसके बाद से लाइन एंजाइम जिसको आप लाइसेज कहते हैं, संयोजक एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम तथा क्षारकीय फास्फेट कार्यरत होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो बातें आपकी की जाती है एंजाइम की, तो एंजाइम को मुख्य रूप से हम लोग अगर देखें यहाँ पर जो अभियांत्रिकी का उपकरण में एंजाइम है, इस एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से हम इसको चाहें तो सबसे पहला जो एंजाइम होता है उसको कहते हैं लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम जो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं हम। उसके बाद से दूसरा होता है क्लीविंग क्लीविंग एंजाइम। अब इस क्लीविंग एंजाइम को हम लोग बांट देते हैं तीन भागों में। ओके, तीन भागों में बांट देते हैं। जो फर्स्ट होता है उसका नाम होता है एक्स न्यूक्लियस। सेकेंड होता है एंडो न्यूक्लियस, ठीक है। और जो थर्ड होता है उसका नाम होता है सर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो इसको हम लोगों ने बांटा तीन भागों में, एक एक्सोन्यूक्लियस, एक आपका एंडोन्यूक्लियस, एक आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। अब जो बात इसमें आती है बाबू, तीसरा एंजाइम, जो तीसरा एंजाइम होता है उसका नाम होता है संयोजक एंजाइम। संयोजक एंजाइम संयोजक एंजाइम का मतलब होता है जो डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। ओके, और जो चौथा एंजाइम इसमें आएगा उसका नाम होता है सिंथेटिज या संश्लेषी एंजाइम। संश्लेषी एंजाइम। और जो पांचवा एंजाइम आता है उसका नाम होता है क्षारकीय फास्फेटेज। उसका नाम क्या होता है भाई? क्षारीय फास्फेटेज। ओके, तो बात
हुई एंजाइम की बात हुई, वाहक की। एंजाइम में आपने इतना देखा, लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, संयोजक एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम और क्षारकीय फास्फेट, 5 एंजाइम है। अगर आपसे कोई पूछा कि सर लाइसिंग एंजाइम क्या होता है, तो देखिए बाबू, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट में जिसका नाम है लाइसिंग एंजाइम। क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यार। लाइसिंग एंजाइम का मतलब होता है कि ये एक कोशिका है कोई, अधिकतर कोशिका गोलकारे होते हैं, रॉबर्ट हुक ने बताया था। और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। फिर इसके अंदर आप जानते होंगे डीएनए पाया जाता है भाई, केंद्रक के अंदर एक डीएनए पाया जाता है। तो जो लाइसिंग एंजाइम होता है ये कोशिका को काटने के लिए, ये जो कोशिका आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, इस कोशिका को काटने के लिए, और जो इसके अंदर केंद्रक है फिर उस केंद्रक को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर लाइसिंग एंजाइम कोई पूछेगा तो आप सिंपल से बात करेंगे, सर कोशिका, अच्छा इसको काट क्यों रहे हैं। देखो ये पूरी प्रक्रिया इसलिए चल रही है कि मान लीजिए कि ये कोई जीव है, इसके अंदर का जीन खराब हो गया है और हम चाहते हैं कि इसके जीन को इसके अंदर डाल दें। मैंने क्या बोला कि ये कोशिका है, इसके अंदर का है केंद्रक है और इस केंद्रक के अंदर जीन है, और हम चाहते हैं कि जो जीन है उससे यहाँ से इस जीन को निकाल करके इसके अंदर डाल दें। तो इसको डालने के लिए, इसके अंदर जीन को डालने के लिए काटना तो पड़ेगा, इसको इसका काटना पड़ेगा, इस केंद्रक को काटना पड़ेगा, और काट करके तब इस डीएनए से निकाल करके जीन को इसको डालना पड़ेगा। तो इसलिए इस कोशिका को और इसके केंद्र को हम लोग काट रहे हैं कि इसके अंदर जो डीएनए है उसको हम लोग निकाल पाए। तो निकालने के लिए प्रक्रिया होता है, तो कोशिका को काटने के लिए, कोशिका को काटने तथा आप कह सकते हैं सर केंद्रक को काटने के लिए, केंद्रक को काटने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो लाइसिंग एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, लाइसिंग एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो समझ चुके होंगे आप कि लाइसिंग एंजाइम जो होता है ये कोशिका, मान लो इसके जीन को निकाल के इसके अंदर डालना है, तो इसके कोशिका और इसके केंद्र को काटने के लिए हम लोग लाइसिंग एंजाइम का प्रयोग करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा बात को एकदम आराम से आप बता सकते हैं। अब फर्स्ट तो हम लोग देख लिए लाइसिंग एंजाइम के बारे में, दूसरा है क्लीविंग एंजाइम या विदलन एंजाइम। भाई अगर आपसे कोई पूछे विदलन एंजाइम क्या होता है, तो भाई वह एंजाइम जिसका प्रयोग डीएनए को काटने के लिए किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं विदलन एंजाइम। मैंने क्या बोला भाई, कहोगे ऐसे एंजाइम जिसका प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, डीएनए को काटने के लिए करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन सा एंजाइम, विदलन एंजाइम। तो याद जरूर रखेंगे इस एंजाइम का प्रयोग हम लोग इस समूह के जो एंजाइम होते हैं डीएनए अणु को वांछित खंडों से अलग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो समझ गए होंगे जैसे डीएनए है इस तरीके से आपके डीएनए होते हैं, और इसी डीएनए पर एंजाइम वगैरह उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसको काटने के लिए, इसको काटने के लिए या इसको काटने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कौन सा एंजाइम, विदलन एंजाइम। अब एक बात मैं यहाँ से बताना चाहूँगा आपको कि विदलन एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, सबको मालूम होगा 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। कि विदलन एंजाइम की जब भी बात करेगा सर तो आप कहेंगे विदलन एंजाइम जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो होता है उसका नाम होता है एक्सो, याद करो सब लोग, फर्स्ट का नाम होता है एक्सो न्यूक्लियस, एक्सो न्यूक्लियस, ये रहा आपका। अगर इसके बारे में कोई पूछे तो क्या कहेंगे, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक डीएनए का ये डीएनए का एक धागा है, फिर मान लो यहाँ से ये जा रहा है इस तरीके से, ये डीएनए के 2 धागे, ठीक है, एक 5' यहाँ से चलेगा तो ये जाएगा 3' पर, और एक 5' पर चलेगा तो आएगा 3'। तो एक्सो, देखो एक्सो का मतलब होता है किनारा या बाहर या किनारा या सिरा, जो भी कहो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सो न्यूक्लियस क्या होता है, तो कहोगे वह एंजाइम
ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए को किनारे से काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद करो यार, सिंपल सी बात मैंने बोला कि जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वह क्या करता है, या तो 5 डैश के सिरे पर या 3 डैश के सिरे पर क्या करता है, काटता है। और काट करके ये एंजाइम जो होता है डीएनए अणु के 5 डैश या 3 डैश सिरे से काट करके न्यूक्लियोटाइड को पृथक करता है। जो न्यूक्लियोटाइड है ये न्यूक्लियोटाइड से तो बना है, इसको काटेगा और काट करके क्या करता है। एक बात याद रखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड, याद रखिएगा सब लोग कि काटता है तो काटने के बाद न्यूक्लियोटाइड को ये क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा तो आप इसको बता दें। तो काट करके अगर कोई पूछे क्या अलग करता है तो सिंपल सी बात रहेगी सर, न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है। तो अगर विदलन एंजाइम की बात करें तो एक्सोन्यूक्लियेज जो कि 5 डैश और 3 डैश के किनारे पे क्या करता है, काटता है। ठीक है ना। चलो, सेकेंड होता है सर एक्सो के बाद एंडोन्यूक्लियेज। सेकेंड आपका है एंडोन्यूक्लियेज। एच जरूर आएगा एंजाइम में। अब मान लो ये डीएनए है, ये भी डीएनए है, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, ये 3 डैश, और दोनों डीएनए हाइड्रोजन बंध से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो इन डीएनए को बीच में से, ये बीच में से काटने का, मध्य में से काटने का जो क्रम होता है या मध्य में से जो काटता है उसी को हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, डीएनए को बीच में से काटने का कार्य करता है। जब भी आपसे पूछेगा तो आप इस तरीके से बता सकते हैं एंडोन्यूक्लियेज के बारे में। ओके, चलो भाई, तीसरा जो बात आता है यार, तीसरा जो बात आता है उसका नाम होता है प्रतिबंधन। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ओके, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसके बारे में अगर कोई पूछे आपसे क्या बोलेंगे सर, कहेंगे आप प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में कोई पूछेगा आपसे तो देखो ये सबसे महत्वपूर्ण माने एंजाइम होता है, सबसे महत्वपूर्ण। ओके, और इसे हम लोग आणविक कैंची भी कहते हैं। एक तो बात आप याद रखेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम को हम लोग आणविक कैंची, आणविक कैंची, चाकू भी कहते हैं, कैंची भी कहते हैं, कैंची कहिए या आप इसको चाकू भी कह सकते हैं, आणविक चाकी या आणविक कैंची भी कह सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बात जरूर याद रखिए कि ये हर जगह नहीं काटता है, ये जो डीएनए के विशिष्ट जगह से काटता है, विशिष्ट स्थान से क्या करता है, काटता है। और ये जहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को पहचान करके तभी काटता है। जो भी न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम होते हैं उसको पहचानता है, तब पहचान करके ये काटता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं प्रतिबंधन एंजाइम के उदाहरण भी आपको बता देते हैं। जैसे सबसे फेमस आपका है ECOR1, या आप इसको भी ये भी कह सकते हैं HindIII। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रूप से 2 एग्जाम्पल आपके पास हैं, अगर चाहे तो आप इसको बता सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये बता सकते हैं, HindIII बता सकते हैं, चाहे तो BAM1 बता सकते हैं, HE3 बता सकते हैं। और इस तरीके से 4-5 एंजाइम है जिसके बारे में आप बता सकते हैं। और कौन कहाँ से काटता है तो देखिए, अगर कहीं डीएनए पर GAATTC मिले तो उसको काटने का काम कौन करता है भाई, ECRR1 करता है। आपको मैंने कई बार कहा है कि जो पहला शब्द, पहला अक्षर देख रहे हैं वंश को, दूसरा का 2 अक्षर जो होता है जात को, इसके बाद से प्रभेद को, उसके बाद से इसके प्रकार का डोमेन अंग को बताता है। तो ये रहा HindIII जो होता है, इसी को क्रम बदलने के लिए आपने ए के जगह पर जी की जगह पर ए कर दिया था तो बन गया था आपका HindIII में। और BAM1 में तो कोई दिक्कत नहीं है यार, BAM1 में बस इतना था कि जहाँ ए था उसके जगह पर हमने ए था। देखिए ध्यान से, तो BAM1 था तो GGATTCG इसका इस्तेमाल करके हमने बनाया था। हे होता है GGCC को काटने का कार्य करता है। ठीक है, माने एक विशेष स्थान पर, देखो इसको प्लेनिड्रोमिक शब्द कहते हैं। GAA, अगर मान लो ये 5 डैश है, समझिए तीन बात पर, ये 5 डैश है और ये क्या है 3 डैश। अगर 5 डैश से GAATTC आ रहा है
तो इसी में यहाँ पर भी 5 डैश होगा, उल्टा यहाँ पर 3 डैश, तो इधर भी GAATTC आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक शब्द। पैलिंड्रोमिक शब्द कहा जाता है। आप इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बात आप समझ चुके होंगे सर कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आणविक कैंची किसे कहते हैं सर, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। तो ये मैंने एक बात और बता दी, डीएनए को एक विशेष क्रम से काटने का काम, जैसे ई आपका है तो GAATTC जहाँ मिलेगा यहीं से काटना स्टार्ट करता है। तो ये अनुक्रम विशेष क्रम के जो एंजाइम होते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम विशेष क्रम पर ही काटने का ये कार्य करते हैं, ठीक है। अब दो हम लोग पढ़ लिए, लाइसिंग एंजाइम के बारे में पढ़ लिए, क्लीविंग एंजाइम या क्लीवेज भी इसको कहते हैं, एंजाइम के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब संयोजक एंजाइम। संयोजक एंजाइम देखो, जब भी बात करेगा संयोजक एंजाइम की तो एक तो बात आपका याद होगा कि जब संयोजक एंजाइम की बात करेगा तो संयोजक का मतलब होता है जोड़ना। जब भी बात करेगा यार संयोजक एंजाइम के तो संयोजक का मतलब होता है कि जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो जब आपसे बात कोई पूछे कि संयोजक एंजाइम किसे कहते हैं तो देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना कि इसमें जो प्रमुख रूप से होते हैं ना, इसमें एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज यह दो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। ये दो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है सर? डीएनए लाइगेज। ये वाला जरूर याद रखेंगे। तो ये जो टूटे हुए जो पूरक होते हैं, पूरक का मतलब अगर 5 डैश है 3 डैश है तब ये ऐड होगा। तो दो ये एंजाइम जो दो टूटे हुए पूरक डीएनए होते हैं उसको जोड़ने का कार्य करता है, जरूर आप याद रखेंगे। और जब जोड़ता है ना तो जोड़ता है, जैसे एक ये डीएनए हो गया, मान लो एक ये डीएनए का धागा हो गया और एक ए डीएनए का धागा होगा। जब ये दोनों डीएनए को जोड़ता है यहाँ से तो इसके बीच में जो बंध बनता है सर, उसको मतलब कौन सा बंध कह देते हैं सर? उसको मतलब कहते हैं फास्फो। याद करना सब लोग को, एकदम याद करो, फास्फो डाइएस्टर बंध। ओके, कौन सा बंध सर? फास्फो डाइएस्टर बंध से जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ता है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको आणविक संयोजक कहते हैं। जो काटता है उसको आणविक कैंची, जो जोड़ता है इसको आणविक संयोजक भी कहते हैं हम लोग। इसको उत्तक लाइगेज भी हम लोग कहते हैं। इसे उत्तक लाइगेज भी हम लोग कहते हैं। तो ये बात आप जरूर याद रखने की कोशिश करेंगे यार। आणविक गोंद भी इसको कहा जाता है। एक और बात आप याद रखेंगे सब स्टूडेंट लोग, आणविक गोंद भी इसको क्योंकि चिपकाता है। जैसे मान लो कि एक डीएनए है, समझो बात को मेरी भाई, लाइगेज एंजाइम का मतलब एक ये डीएनए का टुकड़ा है, मान लो एक ये डीएनए का टुकड़ा है, तो दोनों डीएनए का जोड़ने का जो काम करेगा वह कौन करेगा? लाइगेज एंजाइम। और दोनों के बीच में जो बंध बनेगा वो कौन सा बंध होगा सर? फास्फोडाइएस्टर बंध होगा। ठीक है, चलो तो हम लोग कितने पढ़ लिए? अब एक बार फिर आपको बता देते हैं कि हमने सर कौन कौन से एंजाइम का अध्ययन कर लिया। तो सुनिए, हमने लाइसिंग एंजाइम पढ़ लिया, हमने क्लीविंग एंजाइम पढ़ लिया, हमने संयोजक एंजाइम पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संश्लेषी एंजाइम। संश्लेषी एंजाइम, चलो संश्लेषी एंजाइम। अच्छा, जब भी बात संश्लेषी का करेगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। संश्लेषी या सिंथेसिस भी इसको कहते हैं, संश्लेषी एंजाइम। देखो ये क्या करता है ना, ये संश्लेषी एंजाइम जो होता है ये डीएनए हुई, जैसे मान लो कि हमने किसी जीव से डीएनए इस तरीके से निकाला और इस डीएनए को जब हमने बाहर निकाला तो डीएनए छोटा हो गया। तो हम चाहते हैं कि इस डीएनए को बड़ा करके, जैसे मान लो किसी जीव में ये कोशिका के अंदर डालना है, उसका केंद्रक बड़ा है, तो हम चाहते हैं केंद्रक को बड़ा करके तब इसके अंदर डालें। तो इसको बड़ा करने के लिए हम लोग संश्लेषी एंजाइम का प्रयोग करते हैं। संश्लेषी का मतलब होता है प्रतिलिपियों को बनाना। मान लो एक डीएनए, चाहते एक डीएनए से कई डीएनए बने, इस तरीके से बहुत ज़्यादा डीएनए बने, ज़्यादा की संख्या में बनाए, तो उसको बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो उसका नाम तो सभी लोग को मालूम होगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। देखिए दो बात यहाँ से जानना बहुत अनिवार्य है। फर्स्ट क्या बात है कि डीएनए छोटा है तो उसको बड़ा करना है, उसके लिए भी आप संश्लेषी एंजाइम का प्रयोग करेंगे।
जैसे डीएनए है तो डीएनए को बड़ा करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये चाहते हैं कि डीएनए की संख्या कम है, बहुत अधिक प्रतिलिपियां बनाना चाहते हैं, एक डीएनए से कई हजार डीएनए बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेंगे। जब डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करेंगे तो एक डीएनए से कई हजार डीएनए का निर्माण हो जाता है सर। इसको हम लोग कहते हैं संश्लेषी डीएनए। जरूर आप याद रखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं संश्लेषी डीएनए, ठीक है ना। अच्छा, ये एक डीएनए से, जैसे मान लो कि हमारे पास ये डीएनए है, इधर एक डीएनए आपके पास है और एक डीएनए से एक डीएनए ये बन गया सर, बना लिए। फिर एक डीएनए ये बन गया सर, बना लिए सर। फिर एक डीएनए ये बन गया, तो एक डीएनए से बहुत अधिक डीएनए बन गया। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं, याद रखेंगे सभी लोग, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, PCR। पी से पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में आपके एक डीएनए से आरएनए क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो जब बात आपसे पूछी जाएगी तो इस तरीके से आप इसको PCR के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। उसके बाद से आपका होता है, हालांकि कोई पूछता है कि संश्लेषी एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं सर। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज, दो भागों में इसको बांट सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। सेकेंड होता है प्रतिवर्ती, यानी इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। जैसे आपका होता है प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज। तो दो प्रकार के आपके इसकी संख्या होती है। डीएनए पॉलीमरेज जान गए। प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि इनके आवश्यकता आरएनए टेम्पलेट के पूरक डीएनए बनाने में होता है, ठीक है ना। तो ये आपके 4 नंबर एंजाइम था। और पांचवा जो आपका डीएनए का भाग था उसका नाम था क्षारीय फास्फेटेज। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए डीएनए है और यहाँ पर 5 डैश, यहाँ पर 3 डैश, फिर यहाँ पर 5 डैश, यहाँ पर 3 डैश। डीएनए के दो पॉली श्रृंखलाएं होती है जिसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। तो बात क्या है सर, अरे बात है क्षारीय फास्फेटेज की। तो जब बात क्षारीय फास्फेटेज की कहेगा तो कहेंगे कि जब डीएनए के 5 डैश सिरे से, याद करो, जब डीएनए के 5 डैश सिरे से क्या करते हैं यार, क्या करते हैं, जब डीएनए के 5 डैश सिरे से हम लोग किसको हटा देते हैं, फास्फेट, याद करना है। माने जो डीएनए होता है ना, डीएनए के 5 डैश सिरे से फास्फेट समूह को हटाने के लिए, फास्फेट समूह को हटाने के लिए क्षारीय फास्फेटेज का प्रयोग करता है। वैसा इसलिए क्योंकि फास्फेट समूह होता है ऋणात्मक, और जब ये जाएगा क्षारीय, ये होता है अम्लीय, ये जाएगा क्षारीय, तो क्षार अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो हट जाएगा। तो क्षारीय फास्फेटेज का मतलब होता है कि डीएनए का जो 5 डैश सिरा होता है, यहाँ पर होता है फास्फेट समूह, और इस फास्फेट समूह को हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। चलिए, हमने शुरुआत कहाँ से किया था, कुछ और एक बार फिर बात आपको बता। हमारी शुरुआत हुई थी सर कि जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी के उपकरण के पास, तो उपकरण में दो भागों में मैंने बांटा था, एक एंजाइम और एक वाहक। और एंजाइम हमने सब कुछ पढ़ लिया, लाइसिंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम, एक क्लीवेज एंजाइम, संयोजक एंजाइम, संश्लेषी एंजाइम और क्षारीय फास्फेटेज। अब जो दूसरा टॉपिक हमारे पास कदमों के साथ आ रहा है, उसका नाम है वाहक या संवाहक। वाहक या संवाहक, हम इसकी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग अगला चर्चा करते हैं यार, जिसका नाम है वाहक या संवाहक। देखो ये वाहक क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं आपको चर्चा में बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो कि एक ये जीव है, इसके अंदर केंद्रक है, इसके अंदर डीएनए है, डीएनए को पचीन है, और एक ये जीव है और इसके अंदर केंद्रक है, इसके अंदर डीएनए है। हमने क्या किया है कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो जीन है मान लो खराब हो चुका है, हम चाहते हैं कि इस जीन को हटा करके अच्छा जीन इसके अंदर डालें। तो अच्छा जीन डालने के लिए हम इसके, और मान लो इससे निकालना है तो इससे हम लोग डीएनए के खंड को निकालेंगे, फिर उसके अंदर से जो जीन होगा उसको निकालेंगे। डायरेक्टली इसके अंदर हम लोग नहीं डाल सकते, तो कोई ना कोई एक जीव हम लोग लेते हैं यहाँ पर, कोई ना कोई एक सजीव लेते हैं,
और उस सजीव के साथ जो आप यहाँ पर लेंगे, उस सजीव के साथ इस डीएनए को निकाल के हम लोग जोड़ देते हैं। इस डीएनए को निकाल के इसके साथ जोड़ देते हैं। जब इसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं तो यही वाहक जो होता है इसके अंदर जाता है। इसके अंदर जाता है, किसके अंदर यार? इसके अंदर इसको जाता है। यानी ले करके जो इसके डीएनए था या इसके जो जीन था, उस जीन को जो जीव ले करके, हालांकि इसको हम लोग पोषक कहते हैं, दूसरे जीव के अंदर डाल देता है, ले जाकर उसके अंदर समाहित हो जाता है, तो इसी को कहते हैं वाहक। वाहक का मतलब होता है वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, ले जाने वाला। इसके जो डीएनए है या इसके जो जीन है जो ले करके जा रहा है और इसके अंदर प्रवेश करा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं वाहक। तो मुझे उम्मीद है कि वाहक आप समझ गए होंगे कि ये कोई कोशिका है, इसके अंदर के जो हमने डीएनए लगाया है उसको किसी दूसरे जीव के साथ। अब देखो यहाँ पर जो जीव होगा बैक्टीरियोफेज का नाम सुने होंगे आप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाणुभोजी। ये भी इसका इस्तेमाल अभी आप देखेंगे जीवाणुभोजी के रूप में। जो जीवाणुभोजी जो आपका जीव होता है, इसका इस्तेमाल आप वाहक के रूप में कर सकते हैं। तो वाहक वो होता है जो इसके डीएनए को, जो एक कोशिका देख रहे हैं, इसके डीएनए को लेकर के दूसरे कोशिका के अंदर प्रवेश कराता है। तो वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला, डीएनए को ले जाने वाला, जीन को ले जाने वाला, उसी को हम लोग कहते हैं वाहक। ओके, तो वाहक जब भी आप कहेंगे तो वाहक अगर आपसे कोई पूछे तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से खूब कि वाहक का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर है, लिखा गया है कि जिस डीएनए अणु में वांछित जीन को जोड़ते हैं उसे वाहक कहते हैं। डीएनए अणु में, यानी जो मैंने बैक्टीरियोफेज बताया, उसके साथ जब वांछित का मतलब होता है अपने इच्छा अनुसार निकाले गए जीन को। जैसे आप जीन चाहिए वैसे निकालिए, जब उसको जोड़ देते हैं तो उसे वाहक कहते हैं। जिसके साथ आप जोड़ेंगे उसको वाहक कहेंगे। वाहक में एक ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। जो वाहक होगा जहाँ से जोड़ते हैं उसमें एक ही माने स्थान होना चाहिए जहाँ से आप उसको, जिस जीन को निकाले उसको क्या करें? जोड़ सके। जहाँ प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके तथा जिसमें विजातीय डीएनए को जोड़ा। विजातीय का मतलब होता है दूसरे जात के, माने कोशिका है, जिससे आप देख रहे थे ना, ये कोशिका है, ये वाला एक कोशिका है, आपने उसको निकाल करके देखो। विजातीय का मतलब होता है कि अलग जात का है, इसके जीन को आप निकाल रहे हैं और दूसरे में डाल रहे हैं तो विजातीय कहते हैं। ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो जब अलग अलग जीन होता है तो विजातीय कहते हैं। एक जातीय होता है जब दोनों सेम होते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ सके। ठीक है, यही वाहक की बात होती है। अब वाहक जान चुके होंगे, तो जिस डीएनए अणु वांछित जीन को जोड़ते हैं उसे वाहक कहते हैं। वाहक में एक ही, ये बात जरूर याद रखेंगे, एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। ठीक है, चले भाई, अब एक बात आती है सर कि पुनर्योग डीएनए तकनीक में निम्नलिखित वाहक उपयोग में लिए जाते हैं। कौन कौन वाहक है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ वाहक का नाम बताइए। कौन कौन वाहक का उपयोग आप किस में करते हैं यार? डीएनए में किया जाता है। उस वाहक का आपसे नाम पूछेगा। तो पहला है देखो प्लाज्मिड, अभी मैं बताऊंगा प्लाज्मिड का है। उसके बाद से आपका है सेकेंड, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। और तीसरा आपका है अबरबूद प्रेरक प्लाज्मिड, यानी ट्यूमर इंडेंसिंग प्लाज्मिड। उसके बाद से एक है रिट्रोवायरस। उसके बाद एक आपका है कास्मिड। उसके बाद से आपका एक है फाइजमिड। ठीक है ना, फाइजमिड वाहक। तो सबसे फेमस आपका जो होता है, अगर कोई पूछे वाहक के रूप में वाहक का 5 उदाहरण बताइए तो ये सब आप बता सकते हैं। सबसे फेमस है प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है? देखो, ये सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला वाहक है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक किस वाहक का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला वाहक है। और देखो, इनमें प्रतिजैविकता का मतलब होता है कि अच्छी क्वालिटी, लैंगिक कारक, भारी धातुओं के लिए प्रतिरोधक जीन आदि पाए जाते हैं। माने इसमें सब पाया जाता है, प्रतिजैविकता भी पाया जाता है, लैंगिक लक्षण भी पाए जाते हैं, भारी धातुओं से के लिए प्रतिरोधक भी है, भारी धातु उसके ऊपर क्रिया नहीं कर सकते हैं, और ये जीन इत्यादि सब इसमें पाए जाते हैं। और इन्हें आकार में छोटे होने के कारण कोशिका में आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आपको अलग करना है ना, तो ये बहुत छोटा आकार का होता है, आप चाहे तो इसके अंदर से इसको निकाल सकते हैं। किसको भाई? प्लाज्मिड को। और सुनो, प्लाज्मिड एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जा सकता है। जैसे आप इस कोशिका से निकाल रहे हैं, चाहते हैं कि दूसरे कोशिका के अंदर जाएं, तो आराम से एक कोशिका से निकाल करके दूसरे कोशिका के अंदर भेज सकते हैं। किसको भेज सकते हैं यार? प्लाज्मिड को। ठीक है, सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्लाज्मिड वाहक, ठीक है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। नाम है PBr 322। सबको याद होना चाहिए यार,
PBR 322। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग चर्चा इसका कर लें। तो वाहक जाने, वाहक के रूप में प्लाज्मिड जाने, ये छोटा आकार का होता है और ये कोशिका से दूसरे कोशिका में आसानी से जा सकता है। इससे हम लोग किसी कोशिका से आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो ये हमारा होता है वाहक। ठीक है, वाहक के बाद दूसरा जो आपका वाहक आता है उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। इसको हम लोग जीवाणुभोजी भी कहते हैं। तो कहेंगे ये जो होता है ना, भी माने ये विषाणु है जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। देखिएगा, अगर कोई बैक्टीरियोफेज का है तो आप सभी लोग तो पढ़े होंगे ना। जैसे मान लो ये जीवाणु है, ये विषाणु है, आकर के इसमें रोग उत्पन्न कर दिया, संक्रमित कर दिया, इसको रोग उत्पन्न कर दिया। विषाणु आया और जीवाणु के चारों ओर रोग उत्पन्न कर दिया। तो ऐसे विषाणु को हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये वे विषाणु होते हैं जो जीवाणु को, सब नहीं, सब बैक्टीरिया नहीं, जो बैक्टीरिया, सब विषाणु नहीं, जो विषाणु, मान लो विषाणु तो बहुत अधिक संख्या में नहीं, तो केवल वे विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जीवाणु में रोग उत्पन्न करता है, उसी का हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज वे विषाणु हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ये क्लोनिंग वाहक के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लेमडा, देखो अब आ रहा है ना लेमडा, जो लेमडा फेज है, लेमडा फेज देखना है, ये वाहक, यानी लेमडा फेज का मतलब होता है एक प्रकार के ये विषाणु है जो जीवाणु को संक्रमित करता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये विषाणुभोजी का उदाहरण है। तथा M13 फेज वाहक, ये भी एक प्रकार का विषाणु है जिसका आप इस्तेमाल वाहक के रूप में कर सकते हो। वाहक का मतलब एक कोशिका से जो DNA होता है तो उसका दूसरे कोशिका के अंदर ले जाने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तीसरा आपका यार अबरबूद प्रेरक प्लाज्मिड। ये क्या होता है सुनो, इनका प्रयोग पादपों में क्लोनिंग वाहक के रूप में किया। तो जो पादप होते हैं, अगर चाहते हैं कि पादप में अच्छे जीन डालें तो उसके लिए अबरबूद प्रेरक प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। इन्हें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, देख रहे हैं ना, एकदम याद करिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। जो अबरबूद प्रेरक प्लाज्मिड है उसको एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस नामक जीवाणु से इसको प्राप्त किया जाता है। ये भी जान गए। लेकिन अगर आपसे कभी भी पूछे कि पादपों में वाहक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है तो याद रखिएगा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, यानी अबरबूद प्रेरक प्लाज्मिड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है रिट्रो विषाणु। इनका प्रयोग जंतु क्लोनिंग हेतु वाहक के रूप में किया जाता है, क्योंकि विषाणु सामान्य जंतु कोशिका को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है। रिट्रोवायरस से कैंसर होता है, सबको मालूम होगा सर। तो अगर कोई पूछे कि जंतु के अंदर वाहक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं तो आप कहेंगे रिट्रोवायरस। जो रिट्रोवायरस है इसका उपयोग हम लोग जंतु के क्लोनिंग हेतु करते हैं। ठीक है, चलो एक होता है कास्मिड। इसका प्रयोग देखिए 45 के भी लंबे DNA खंड की क्लोनिंग हेतु किया जाता है। जो बहुत बड़ा लंबा, जिसमें मान लो कि छोटा छोटा DNA होता है, लेकिन DNA अगर बड़ा है, ठीक है ना, बहुत DNA आपका बड़ा है तो उसको क्लोनिंग हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। 45 KB का अगर है वो तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलो, प्लेज्मिड वाहक क्या होता है यार, प्लेज्मिड वाहक क्या होता है, यहाँ एक आपको बात बताना है यार कि KB जो होता है 1 KB में लगभग 8 फीट होते हैं, ये ध्यान रखना है। 1 KB में कितने फीट सर, 8 फीट होते हैं। चलो ठीक है, आते हैं प्लाज्मिड वाहक। देखिए ये जीवाणुभोजी तथा प्लाज्मिड द्वारा निर्मित एक संयुक्त संरचना है जिसका उपयोग बड़े DNA खंडों को वहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। देखो इसका निर्माण, जो अपना आप सुनिए, लिखा है फाइजमिड, यानी ये फाइजमिड जो है ये आपके जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड दोनों को मिला करके तब ये बनाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास जो मौजूद था कि सर एक बार और देख लीजिए कि जो भी बात आपकी थी कि सर जो क्लोनिंग हेतु या जो भी माने आपका आज का जो प्रश्न था कि आनुवांशिक जो अभियांत्रिकी होती है उसमें कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उस पूरे उपकरण के बारे में हम लोगों ने देखा, चर्चा किया आज। और इतना ही चर्चा था। एक बार फिर आप देख लीजिए, लाइसिंग एंजाइम, क्लीमिंग संयोजक, इतने एंजाइम थे और वाहक थे। उस वाहक का हम लोगों ने क्या किया, चर्चा कर लिया। ओके, चलिए बाद में मिलते हैं, धन्यवाद।